ये बड़ा खिलाड़ी अब एक के बाद एक एजेंसियों के रडार पर है और दिल्ली में एनसीबी के दफ्तर में सलीम डोला को लाया गया, जहां पर उससे पूछताछ हो रही है। एनसीबी की पूछताछ के बाद ईडी भी सलीम डोला से गहन पूछताछ की तैयारी में है। डोला पर ड्रग तस्करी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर केस दर्ज हो चुके हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ड्रग्स के जरिए कमाई की गई और काली कमाई को सफेद बनाने के लिए बड़ा नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा था। डोला इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में डोला के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए अहम सबूत भी जुटाए थे और इसके बाद केस और मजबूत हो गया। सलीम डोला को तुर्की से भारत लाया जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी इस्तांबुल में हुई थी, जहां वो लंबे समय से छिपकर अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। अब जांच एजेंसियां डोला से अंडरवर्ल्ड, ड्रग सिंडिकेट, मनी ट्रेल के गहरे राज उगलवाने की कोशिश में है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे कि अंडरवर्ल्ड की जड़ें हिलना तय मानी जा रही है। और देखिए, सलीम डोला की गिरफ्तारी पर अमित शाह का पोस्ट आया है। गिरफ्तारी को अमित शाह ने बड़ी कामयाबी बताया। ड्रग तस्कर सलीम डोला को वापस लाया गया। अमित शाह का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। नार्को सिंडिकेट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। ड्रग्स सरगना के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं। और मुंबई के मीरा रोड में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले की जांच अब मुंबई एटीएस कर रही है। जांच अधिकारियों को इनमें लोन वुल्फ हमले का संदेह है, क्योंकि आरोपी के पास से मिले नोट में आईएसआईएस, जिहाद और गाजा जैसे शब्दों का जिक्र है। आरोपी जुबैर अंसारी ने हमला करने से पहले धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा था। दरअसल रविवार को नया नगर में एक युवक ने 2 सुरक्षा कर्मियों पर चाकू से हमला किया और उसने पहले नाम और धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने के लिए कहा और इसके बाद उसने दोनों सुरक्षा गार्डों पर चाकू से वार कर दिया। दोनों गार्ड एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे थे और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में आतंकवाद पर जमकर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज ना किया जाए। आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों की अब कोई जगह नहीं। पहलगाम में हुए नरसंहार में मानवता को झकझोर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उन्होंने किया है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने अपने संकल्प को दिखाया है, इसका जिक्र करते हुए भी इस समिट में वो दिखाई दिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा आघात करता है। इस विषय में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं है और एससीओ को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण देते हैं। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे एक प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। और वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लिए चुनावी रण सज चुका है। बंगाल का सियासी संग्राम अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कल यानी कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। हालांकि अंतिम फेज के लिए चुनावी शोर भले ही थम चुका हो, लेकिन सियासी माहौल अभी भी गर्म है। और देखिए, सियासी वार पलटवार के बीच कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। कहीं गोली चली तो कहीं तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। बड़ी संख्या में चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों की तैनाती की है। टीएमसी और बीजेपी के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी बाजी मारेगी या फिर दीदी दुर्ग बचाने में कामयाब रहेंगे। कल ईवीएम में जनता का फैसला कैद होने जा रहा है।
तो पश्चिम बंगाल में बैलेट की लड़ाई बम और बंदूक पर आ चुकी है। लोकतंत्र के उत्सव में हिंसा और खून खराबा का माहौल बन चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी डराने वाली हैं। चुनाव आयोग की सख्ती और सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद बंगाल की गलियों में गोलियां चल रही हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तर 24 परगना के हालिसहर में टीएमसी नेता को चुनावी रंजिश में गोली मारी गई और हुगली के आराम बाग में टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर भी अटैक किया गया। गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इससे पहले जगदल और भटपारा तो जैसे जंग का मैदान बन गया था। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए यहां पर दिखे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान को भी गोली लग गई। हालांकि उसके पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से हालत स्थिर है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सियासी लड़ाई हिंसा पर आ चुकी है। सियासत की आग में खाकी तय पहुंच चुकी है और ये सियासत की आग खाकी तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूसरे फेज की वोटिंग को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना है और इसके लिए सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उससे आप समझ सकते हैं कि सियासत में किस तरीके से हिंसा हावी है। और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में हिंसा की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। जगदल पुलिस स्टेशन के ठीक सामने देसी हथियारों से हुए हमले ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया और इसके बाद हालात काबू रखने के लिए सीआईएसएफ और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से मोर्चा निकाला। फ्लैग मार्च किया गया। खास बात यह रही कि सीआईएसएफ के डीजी प्रवीर रंजन खुद इस फ्लैग मार्च की कमान संभालते हुए नजर आए। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को इलाके में विश्वास बहाल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो बंगाल में इस बार बेहद कांटे की लड़ाई दिख रही है। एक और विपक्ष, दूसरी तरफ पक्ष, जिनमें कांटे की टक्कर। हालांकि इस बीच कोलकाता के बड़ा बाजार से एक रोचक तस्वीर भी सामने आई। गुलाल की दुकान पर ऑरेंज रंग का गुलाल ज्यादा बिक रहा है, ऐसा दुकानदारों का दावा है। उनका कहना है कि हरे और पीले रंग के गुलाल बिक रहे हैं, जिससे कि चुनावी हवा का आकलन किया जा सकता है। हम पश्चिम बंगाल कोलकाता की एक केमिकल मार्केट में। अब यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर देखिए बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर कुछ गुलाल की दुकानें भी हैं। ये देखिए, ये जो अलग अलग कलर्स हैं वो मिलते हैं। जैसे ये ऑरेंज है, ग्रीन है, पिंक है, येलो है और हर एक पार्टी का भी अपना एक कलर है। हमारे साथ दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। ये आपकी दुकान है? कब से चला रहे हैं? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए हैं। किस किस रंग के इस चुनाव में कलर बिके हैं? ज्यादा ग्रीन और ऑरेंज बिकता है, लेकिन ऑरेंज का डिमांड अब क्या बेसी है। इस बार ज्यादा हुआ जी। अच्छा, 2021 के मुकाबले इस वाले चुनाव में आपका ऑरेंज ज्यादा बिका। और ऑरेंज किस पार्टी का रंग है आपको पता है? तो बीजेपी का। बीजेपी का है। तो अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो कितना परसेंटेज, क्या 90% के अकॉर्डिंग बीजेपी का कलर ज्यादा बिका? जी हाँ जी। तो एक बार कलर दिखाएंगे, कौन सा ऑरेंज और कौन सा कलर दिखाएं जरा। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा उधर रंजन दिखाएं जरा। ये है, ये बीजेपी जो कलर यूज करती है, जो पूरे प्रचार में उन्होंने यूज किया। और वो येलो वाला वो ममता दीदी की पार्टी टीएमसी। ये और ग्रीन, ये 2 कलर्स ये टीएमसी यूज करती है। तो दादा आप ये कह रहे हैं, यहीं से रंजन जी आप दिखाइएगा, ये कह रहे हैं कि ये जो है टीएमसी के कलर हैं और ये बीजेपी का कलर है। ये वाला इस बार 90% बिका है और ये 10%। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे आकलन किया जा सकता है। जी, आकलन तो किया जा सकता है। आकलन किया जा सकता है। तो हवा किसकी दिखाई दे रही है? हवा तो अभी बीजेपी की दिखाई दे रही है। हवा। और वहीं पश्चिम बंगाल में 142 विधानसभा सीटों के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होगा और उससे पहले सियासी जंग तेज है। इधर देखिए, बंगाल को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बंगाल में माहौल पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि वहां के लोग 15 साल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। बंगाल से आ रहा है वो एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। पूरा माहौल जो है वहाँ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में डर था। इस बार लोग उससे बाहर निकल करके वोट कर रहे हैं। जो फर्स्ट फेज का रिपोर्ट है, जो लोग वहाँ से आए हैं, पत्रकार लोग, और बता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल एनडीए के पक्ष में।
और वहीं मुंबई के मीरा रोड में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले की जांच अब मुंबई एटीएस कर रही है। जांच अधिकारियों को इसमें लोन वुल्फ हमले का संदेह है, क्योंकि आरोपी के पास से मिले नोट में आईएसआईएस, जिहाद, गाजा जैसे शब्दों का जिक्र है। आरोपी जुबेर अंसारी ने हमला करने से पहले धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए भी बोला था। दरअसल रविवार को नया नगर में एक युवक ने 2 सुरक्षा कर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया और उसने पहले नाम और धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने के लिए कहा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। ट्रेन हादसों में 7 लोगों की मौत की खबर। जकार्ता में 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हो गई। इंडोनेशिया से यह खबर सामने आई है, जहां पर ट्रेन हादसे में 7 मौतें हुई हैं, कई यात्री घायल हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में 2 ट्रेनों की बीच की टक्कर में यह हादसा हुआ। इंडोनेशिया में भीषण ट्रेन हादसा, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर बेंगलुरु से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर लड़कियों के पीजी में अचानक आग लग गई। 30 लड़कियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर। मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमा गहमी तेज हो चुकी है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। संभावित मंत्रियों को लेकर एनडीए के विधायकों की नजरें पार्टी के बड़े नेताओं की ओर टिकी हुई हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ी खबर दे रहे हैं। मई के पहले हफ्ते में विस्तार होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे। माना जा रहा है कि उसी हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में कर दिया जाएगा। एनडीए के विधायकों की नजरें पार्टी के बड़े नेताओं की ओर टिकी है। और बिहार में बीजेपी अब सरकार की ड्राइविंग सीट पर है और अब सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम तैयार हो चुकी है, जिसमें युवाओं को, अनुभवी नेताओं को, महिला चेहरों को संतुलित किया जा रहा है और इस संतुलन का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। हालांकि इस टीम का भी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना आएंगे तो इस नई कमेटी पर मुहर लग सकती है, जिसके बाद औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में 33% महिला आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। साथ ही जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं तो नई कमेटी में युवाओं पर भी विशेष फोकस है, उनको तरजीह दी जा रही है और कुछ इसी तरीके के मिक्सचर का ख्याल रखा गया है, यानी कि युवा, अनुभव और महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो आप लोग को पता चलेगा जल्दी। और क्या इस बार खास लगेगा कि जैसे युवाओं को भी इसमें बड़ी जगह? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हैं, जिस साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उसी साल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। और इस बार के कॉम्बिनेशन क्या जो पुराने जो चेहरे हैं, जो जिनके पास पहले से अनुभव है, उन चेहरों को भी मैंने बताया ना, जब बन जाएगा, जब सब लोग बैठ के कर लेंगे तब बताएंगे, आपको पता चलेगा। महिलाओं को लेकर के भूमिका पर बड़े उठ रहे हैं कि हाँ 33% जो है लगातार आरक्षण की मांग की जा रही है। इस नई कमेटी में भी महिलाओं की एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, वो तो अभी अगर महिलाओं का संशोधन विधेयक पास हो जाता तो आज बिहार विधानसभा में 29 माननीय विधायक का है। और बिहार को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिली है। पटना के बिहटा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे। इस टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और उसे बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बिहटा का ये टेक्नोलॉजी सेंटर करीब 15 एकड़ में 171 करोड़ की लागत से बना है। और जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ उन्होंने की है।
नरेंद्र मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। पीएम विश्वकर्मा योजना की तारीफ भी की है उन्होंने। एमएसएमई मंत्रालय के बारे में उन्होंने बात की, जिक्र करते हुए योजनाओं के बारे में उन्होंने बातें की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम उन्होंने अब तक नहीं देखा। योजना भी है। ई नरेंद्र मोदी जी के दिमाग कहाँ से ही आयल, हमरा तो कभी आश्चर्य हुए है। कहलियो ना कि 46 बरस से हम ये राजनीति में, अब करीब करीब हर घड़ी 2-4 बरस छोड़ के बाकी सब घड़ी हम मंत्री और विधायक रहलिए है, तो बड़ी सा प्रधानमंत्री के देखलिए हल। लेकिन पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी केकर सुध लेल थी से बतावल चाहिए। रस्तिया पर नौआ भाई दाढ़ी बनावे था या केस काटे थे, ऐसी छाता लगा के ओकरा बारे में कुछ सोचल के हल। रस्तावा पर छाता लगा के चमार भाई चप्पल सिए थे, ओकरा बारे में कुछ सोचल के हल। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री हो करके नरेंद्र मोदी जी सोचल थी कि ओकरो तो आगे बढ़े के चाहिए। और गोपालगंज से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जेडीयू एमएलए अमरेंद्र पांडे को राहत दी गई। कोर्ट से विधायक को राहत मिल चुकी है। 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। राहुल तिवारी गिरफ्तारी पर भी रोक है। अमरेंद्र पांडे का सहयोगी है राहुल। अवैध जमीन कब्जे का आरोप लगा है। जमीन माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप। और पिछले दिनों जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला हुआ है। वकील और एमपी मनन मिश्रा ने पैरवी की थी। 7 मई को अब अगली सुनवाई मामले में होगी। राहुल तिवारी, इन दोनों का आज इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है कोर्ट से। नो कोएर्सिव स्टेप लेने का ऑर्डर हुआ है। पुलिस को रोका गया है कि इनके खिलाफ कोई अब कोएर्सिव स्टेप ना लें। मामला आप जानते हैं बेलही का है मामला। उसमें किरण सिन्हा ने बेलवा का, यहाँ कुचाय कोट बेलवा का ये मामला है। कोर्ट ने इस बात को समझा। डायरी अभी अभी आई। डायरी अब पूरी तरह उसको प्लेस किया जाएगा। एलसीआर भी रिकॉर्ड मांगा गया है। उसके बाद 7 मई को बहस होगा। तब तक नो कोएर्सिव स्टेप का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया। और वहीं भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का दावा करती है और आपकी यात्रा मंगलमय हो इसकी कामना करती है। लेकिन जो ट्रेनों की हालत है, क्या रेलवे अपने वादों और दावे पर खरे उतरते हुए दिख रहा है? बाढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि रेलवे के दावे बिल्कुल फेल हो चुके हैं। कैसे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ लोग खुद ट्रेन में नहीं चढ़ रहे हैं बल्कि पीछे से आ रही भीड़ धक्का देकर ट्रेन में चढ़ा रही है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सबकी एक जैसी हालत है। जितनी धक्का मुक्की ट्रेन में चढ़ने को लेकर है उतनी ही परेशानी उतरने वालों की भी दिखी है। अप्रैल में शादी विवाह का मौसम है। बाढ़ स्टेशन पर ट्रेनों में जो भीड़ की तस्वीरें आई वो बेहद हैरान परेशान करने वाली है। सोचिए इस भीड़ में बुजुर्गों और बच्चों की क्या हालत होगी। कोई अगर धोखे से फिसल जाए और नीचे गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना भी इसका मुश्किल है। हकीकत यह है कि होली हो या फिर दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो या फिर छठ या कोई भी त्योहार, गर्मी की छुट्टियों का मौसम हो, ठंडी का ब्रेक हो, अमूमन सालों भर ट्रेनों की ऐसी ही परेशानी वाली तस्वीरें दिखती है। ट्रेनों में लोग जानवरों से भी बदतर स्थिति में ठुसाकर सफर करने को मजबूर हैं। कभी गेट पर लटक कर तो कभी टॉयलेट के गेट पर खड़े होकर लोग सफर करते हैं। अगली खबर आरा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं होने की अफवाह फैली। अफवाह फैलते ही शहर के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखी। दरअसल जिले के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं होने के बोर्ड लगा दिए गए और इसके बाद पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद लोग अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की अफरा तफरी दिखी और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ अफवाह की वजह से हुई, क्योंकि तेल की कोई कमी नहीं है। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरीके की अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, इससे बचें। दूसरों को भी ऐसी अफवाहों से दूर रखें, उनको जागरूक करें, क्योंकि ईंधन की कोई कमी भारत में नहीं है। और अगली खबर मोतिहारी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर शिक्षकों की करतूत ने स्कूल और शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया। जिस स्कूल में शिक्षा को लेकर शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिस क्लासरूम में शिक्षक बच्चों के भविष्य की नींव रखते हैं, उसी स्कूल और क्लासरूम को शिक्षकों ने मौज मस्ती और चिकन पार्टी का अड्डा बना दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मोतिहारी के आदापुर प्रखंड स्थित UMS ऊंची डी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां 8 से 10 शिक्षकों ने क्लासरूम में ही चिकन पार्टी की। पार्टी का पूरा स्वाद लेते हुए वीडियो तैयार किया गया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब इन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इस वीडियो पर संज्ञान ले लिया है और जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। और पटना के बिहटा से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर IIT थाना क्षेत्र के राघोपुर में एक शराब के नशे में कार ड्राइवर ने अंडा दुकान में धक्का मार दिया। घटना में 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। देखिए, हादसा बिहटा औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर हुआ। कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कार को जब्त किया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कार में 2 पिस्टल के साथ ही विदेशी शराब बरामद की गई। रफ्तार से हाहाकार मचाने वाली ये कार पटना में रजिस्टर्ड है। गाड़ी का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसकी जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी अब पुलिस जुटा रही है। और पटना से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बारात के दौरान फायरिंग की गई, एक किशोर की मौत हो गई। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की ये पूरी बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीण SP और FSL की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार है और पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद किए। मृतक डुमरी गांव के पप्पू यादव का बेटा रवि कुमार था। नाच गा रहे थे, नाचने गाने के क्रम में ही अभियुक्त दल के द्वारा फायरिंग की गई। 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली रवि कुमार को लगी, जिसे बेहतर इलाज हेतु फतुहा स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद PMCH भेजा गया। इलाज के क्रम में डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना में संलिप्त 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और घटना में प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद हो गया है।